Hello students, good evening. So your topic is now about related to Indo-Islamic. तो यहाँ आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा इस इंडो इस्लामिक से रिलेटेड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडो इस्लामिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम देखते हैं कि एंट्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी टेस्ट होता है क्लास 11 का या क्लास BA का या क्लास BTH का, वहाँ हम ये चीज देख पाते हैं कि इंडो इस्लामिक का कुछ पार्ट आता है जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज का जो मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए टॉपिक वो ये है कि इंडो इस्लामिक में आपको ये समझना है कि हमें टॉपिक को समझना होगा, कितना सिलेबस है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, MCQs का पार्ट क्या है और MCQs किन किन टॉपिक से किस किस चैप्टर से आएंगे और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है पढ़ना। लेकिन हमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। आउट ऑफ सिलेबस इसलिए नहीं जाना है क्योंकि जब आउट ऑफ सिलेबस अगर हम जाएंगे वहाँ से कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा नहीं। तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खैर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो ये है इंडो इस्लामिक का, इसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम बात करें इंडो इस्लामिक में कि इससे रिलेटेड क्या सवाल आते हैं इंडो इस्लामिक में, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्या सवाल आएंगे, किस टाइप से सवाल आएंगे और कितने सवाल आ सकते हैं। तो हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन वो सिंपल से क्वेश्चन भी आपको टफ लग सकते हैं अगर आप इसको ना पढ़कर जाएं। तो लिहाजा इसको इंडो इस्लामिक को इस तरह से पढ़ना है कि इसके अंदर हिस्ट्री का भी पार्ट आता है। इंडो इस्लामिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम के बारे में ही पढ़ना है हमें। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, इसके अंदर अलीगढ़ मूवमेंट का एक पार्ट होता है, तो हम अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है दिल्ली सल्तनत, और इसके अलावा मुगल पार्ट ये हमें पढ़ना होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी अलीगढ़ मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें खास करके सर सैयद अहमद खान के बारे में और उनके जो भी वर्क हैं, जो भी उन्होंने वर्क किया है अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो भी काम किया है। हालांकि उनकी लाइफ में ये एक कॉलेज था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब ये मिल जाता है इस कॉलेज को। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ देखनी है कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो इंडो इस्लामिक में पहले दिल्ली सल्तनत को समझ लें। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत क्या है, ये एक ऐसा दौर है जिसको हम 1206 से सन 1526 तक देख पाते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1206 AD टू 1526 AD केम टू बी नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। ये दौर दिल्ली सल्तनत का दौर कहलाता है सन 1206 से 1526 तक। अब 1206 से सन 1526 तक कोई एक आदमी तो हुकूमत करेगा नहीं, इसके बाद और भी आएंगे जो भी जानशीन होंगे उनके, कोई एक इंसान तो एक तख्त नशीन होगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे इतने पीरियड में। तकरीबन ये 1526 से लेकर अगर हम बात करें 1206 तक की, कितना लंबा पीरियड हो जाता है। यहाँ पर 320 साल की बात हो रही है, तो 320 साल में कितनी जनरेशन चेंज हो जाएंगी। देखिए, दिस पीरियड विटनेस्ड मैनी डायनेस्टीज एंड वेरियस रूलर्स। तो ये जो पीरियड है ये इस बात का सबूत है कि कई सारी डायनेस्टीज और कई सारे रूलर्स यहाँ गुजरे इस दौर में। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्लेव या गुलामान हुकूमत भी हम इसको कह सकते हैं, हम कह सकते हैं गुलामान हुकूमत, ये गुलामान हुकूमत है। ममलुक डायनेस्टी भी हम इसको कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब नाम आता है तो समझ लेना चाहिए कि स्लेव डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दौर है 1206 से सन 1210 तक रहा है, इससे ज़्यादा इनका दौर हुकूमत नहीं है। फाउंडर ऑफ ममलुक डायनेस्टी, और ये फाउंडर भी हैं किसके, ममलुक डायनेस्टी के या फिर स्लेव डायनेस्टी के, हम इसे स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं। एंड स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ टर्किश स्लेव हु रोज टू अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस इन मोहम्मद गौरीज आर्मी। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी एक गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक का आना हुआ, और जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो सारा हुकूमत का दारोमदार जो भी था वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी मोहम्मद गौरी की आर्मी में इतना मतलब रुतबा पा चुके थे ये कि जिसकी वजह से इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता था। मोहम्मद गौरी के एक भरोसेमंद आदमी थे ये, बहुत भरोसेमंद एक गुलाम थे इनके। और उसके बाद में जब मोहम्मद गौरी नहीं रहे तो क्या होता है कि यहाँ पर इसको हुकूमत मिल जाती है, हुकूमत मिल जाती है एक गुलाम आदमी को। गुलाम आदमी कौन थे, गुलाम आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक थे।
तो गुलाम थे इसलिए इनकी हुकूमत का नाम इस तरह से रखा गया स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलामान हुकूमत। अब देखेंगे आप मोहम्मद गौरी के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने हुकूमत संभाली तो क्या हुआ, देखिए ही टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ मोहम्मद गौरीज इंडियन पोसेशंस आफ्टर इन हिज डेथ 1206। तो सन 1206 से जो दौर शुरू होता है मोहम्मद गौरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो इसलिए शुरू होता है क्योंकि 1206 में ही मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया से हम क्या समझेंगे, नॉर्दर्न इंडिया का मतलब है शुमाली भारत, शुमाली हिंदुस्तान या उत्तर भारत कह सकते हैं हम इसे। अब देखिए ये एक फाउंडर है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, फाउंडर है किसके, दिल्ली सल्तनत, एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और ये पहले मुस्लिम रूलर हैं शुमाली हिंदुस्तान के, यानी कि उत्तर भारत के, उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया हम कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज करेजियस, डिवोटेड एंड जनरस। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा साहसी थे और ही वाज नोन एज लख बख्श, इनको लख बख्श के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज जनरसिटी, अपनी जनरसिटी की वजह से। अब देखेंगे आगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो बात हो रही है वो ये है कि मोहम्मद गौरी के बाद में तख्त नशी हुए। जब ये इनका दौर चला तो सन 1206 से 1210 तक इनका दौर रहा है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के हादसे में वाइल प्लेइंग पोलो इन 1210, सन 1210 में ये एक गेम खेल रहे थे, पोलो जिसे कहते हैं, पोलो गेम खेलते की वजह से इनकी डेथ होती है। दिस टॉम इज नाउ लोकेटेड इन अनारकली बाजार, लाहौर जो कब्र है इनकी जहां ये तकफीन का अमल इनका हुआ। हिज टॉम इज नाउ लोकेटेड इन अनारकली बाजार। तो अनारकली बाजार ये लाहौर में है और इसी जगह पर इनका मजार है जहां इनको दफनाया गया है। खैर आगे आप देखेंगे टॉपिक आराम शाह या आराम शाह। यहाँ पे आराम शाह जो नाम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो नाम आ रहा है ये नाम किसका है, ये नाम आपको याद रखना है सन 1210 से 1211, यानी कि सिर्फ एक साल या फिर उससे भी कुछ कम वक्त, कुछ महीने। ये किसका दौर रहा है, ये दौर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के सबसे बड़े बेटे का, एल्डेस्ट सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो सिलसिला है चलता रहता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं और स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलामों की हुकूमत। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं कि मोहम्मद गौरी के गुलाम ने हुकूमत को संभाला और मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ऐबक के बाद में जो आगे जानशीन हुए हैं, खास करके इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करें तो वो खुद भी एक गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो यहाँ पर इस तरह से इसका नाम पड़ जाता है कि ये गुलामों की हुकूमत है, क्योंकि खुद लोग गुलाम थे लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में रहकर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर रहकर इन्होंने हुकूमत की है। अब यहाँ देखिए, तो हम जैसे कि अभी बात कर रहे थे आराम शाह के बारे में, ये आराम शाह कौन है, ये एल्डेस्ट सन है कुतुबुद्दीन ऐबक के। इन्होंने 1210 से 1211 तक हुकूमत संभाली, लेकिन किसी कारण इनके पास ये हुकूमत नहीं रही। इसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हैं, सन इन लॉ, इन्होंने हुकूमत संभाली है सन 1211 से 1236 तक। तो 1236 से अगर हम 1211 तक का पीरियड देखते हैं, यहाँ पर पीरियड निकल कर आता है तकरीबन 25 साल का। तो 25 ईयर्स इन्होंने रूलिंग की है इंडिया पर। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये इल्तुतमिश के बेटे हैं। जब इल्तुतमिश नहीं रहते हैं तो फिर यहाँ पर दौर शुरू होता है कि अब इनकी जो नस्ल है इल्तुतमिश की, ये हुकूमत करेगी। तो इल्तुतमिश के जो सब बेटे हैं रुकनुद्दीन, उन्होंने 1236 में चाहा कि मैं हुकूमत संभालूं, ये बैठ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि रजिया सुल्तान जो इनकी बहन है, की बहन सिस्टर, ये आ जाती है हुकूमत करने के लिए। 1236 से 1240 तक इन्होंने दौर हुकूमत की और ये इल्तुतमिश की बेटी हैं और ये नवासी हैं इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो हम कह सकते हैं मैटरनल ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंड डॉटर है। और यहाँ हम आगे चलेंगे और देख पाएंगे कि यहाँ पर जो अब और कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं, वो कैरेक्टर के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो देखिए
यहाँ पर अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मुइज़ुद्दीन बहरम के बारे में जो कैरेक्टर है वो ये है। 1240 से 1242 का दौर, यही 2 साल का दौर या इससे थोड़ा कम, ये इल्तुतमिश के ही बेटे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कि इल्तुतमिश की औलादों में से कौन कौन इनके जो बच्चे हैं जो हुकूमत में बैठ रहे हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो नाम देखा था वो नाम देखा कि इनके बेटे बैठे इल्तुतमिश के, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और दूसरा रजिया सुल्ताना जो कि इल्तुतमिश की बेटी हैं, इन्होंने हुकूमत संभाली। फिर मुइज़ुद्दीन बहरम का दौर शुरू होता है जो कि इल्तुतमिश के बेटे हैं, 1240 से 1242 तक बैठते हैं। अलाउद्दीन मसूद, अब ये नाम आता है, इसके बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन मसूद कौन है? अलाउद्दीन मसूद कौन है और ये किस तरह से हुकूमत कर रहे हैं? तो कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम समझ लेते हैं अच्छे से तो हमें ये दिल्ली सल्तनत का दौर समझ में आ जाता है। मुइज़ुद्दीन बहरम का 1240 से 1242 का दौर है, दौर हुकूमत। अलाउद्दीन मसूद जो 1242 से 1266 तक का दौर रखते हैं। कितने साल का दौर है इसको समझ लेते हैं। 1266 अगर हम 1242 को माइनस करें तो यहाँ पर हमारा निकल कर आता है 24 साल का दौर। 24 ईयर्स का जो टाइम है वो किसका है? अलाउद्दीन मसूद का, सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो ये किसके बेटे हैं? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे हैं। अब रुकनुद्दीन कौन है? रुकनुद्दीन कौन है अभी हमें यहाँ पे इस चीज को समझना है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1266 तक ये दौरे हुकूमत में रहते हैं और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे हैं। तो रुकनुद्दीन कौन है? रुकनुद्दीन यहाँ पे इल्तुतमिश के बेटे हैं। तो इस तरह से इल्तुतमिश के ये ग्रांड सन हुए। यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं, किसका नाम देखा है हमने? मुइज़ुद्दीन बहरम। और ये कौन है? ये इल्तुतमिश के बेटे हैं। पर और यहाँ पे फिर जो नाम आता है अलाउद्दीन मसूद का, तो अलाउद्दीन मसूद के बेटे हैं रुकनुद्दीन के। इस तरह से अगर हम देखें तो ये इल्तुतमिश के क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं ग्रैंड सन बन जाते हैं। तो ये चीज हमें कैरेक्टर को याद रखना है। ग्रैंड सन कौन किसका क्या रखता है, ब्लड रिलेशन किसका क्या है, इस चीज को अगर हमने समझ लिया हिस्ट्री में तो हमें हिस्ट्री जल्दी समझ में आ जाती है। ये तक याद हो जाता है कि कौन कितने साल हुकूमत में रहा, कौन किसके बाद आया, कौन किसका जानशीन हुआ। इन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो अलाउद्दीन मसूद का जो दौर है 1242 से 1266 तक है और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे हैं। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बात करें तो 1246 से इनका दौर शुरू होता है और 1266 तक रहता है। रजियाज ब्रदर हु हैड डाइड इन 1229, और ये रजिया के कौन है? रजिया सुल्ताना के ये भाई हैं और इनकी डेथ होती है सन 1229। अब देखेंगे आप बेटा के बाद का जो पॉइंट है वो ये है गयाजुद्दीन बलबन। तो गयाजुद्दीन बलबन का जो दौर है वो कब शुरू होता है? गयाजुद्दीन बलबन का जो दौर है वो शुरू होता है 1266 से 1286 तक। ये कौन है? फादर इन लॉ है। किसके फादर इन लॉ है? नासिरुद्दीन के। नासिरुद्दीन महमूद के फादर इन लॉ है गयाजुद्दीन। एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सेलेब डायनेस्टी, और सबसे ज्यादा अगर पावरफुल रूलर कोई रहा है सेलेब डायनेस्टी में तो गयाजुद्दीन बलबन का नाम आता है। गयाजुद्दीन बलबन का नाम आता है। गयाजुद्दीन बलबन का नाम इस तरह से लिया जाता है कि ये पावरफुल रूलर है। मुइज़ुद्दीन कैकबाद, मुइज़ुद्दीन कैकबाद के बारे में बात करें तो 1287 से इनका दौर शुरू होता है जो कि 1290 तक रहता है। तकरीबन 3 साल के आसपास का दौर है। ये ग्रैंड सन है गयाजुद्दीन बलबन के। तो गयाजुद्दीन बलबन के बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था। गयाजुद्दीन बलबन कौन है, किसके क्या लगते हैं, इनका रिश्ता हमें मालूम है अच्छे से। लेकिन मुइज़ुद्दीन के बारे में बात करें तो मुइज़ुद्दीन कैकबाद ये ग्रैंड सन है गयाजुद्दीन बलबन के। तो कैरेक्टर को हमें अच्छे से समझना है। तैमूर 1290 का दौर है इनका, सन ऑफ मुइज़ुद्दीन कैकबाद, ये मुइज़ुद्दीन कैकबाद के बेटे हैं। फिर आते हैं खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड है इसके बारे में समझना है हमें। नेक्स्ट आता है हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन है, इनका जो दौरे हुकूमत है वो क्या है? तो यहाँ पे इनका जो रूलिंग का नाम दिया हुआ है वो ये है, ये फाउंडर ऑफ खिलजी, फाउंडर ऑफ खिलजी, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं इनका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये सन 1290 से 1296 तक का दौर रखते हैं, दौरे हुकूमत, और ये आयम खान के बेटे भी हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से सन 1316 तक का दौर है इनका दौरे हुकूमत। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये नेफ्यू यानी कि भतीजे कहलाएंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कौन है? अलाउद्दीन खिलजी भतीजे हैं, भाई के बेटे। एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द खिलजी पीरियड, और ये खिलजी पीरियड के सबसे ज्यादा ताकतवर रूलर रहे हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह।
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का जो दौर है सन 1316 से 1320 का दौर है, ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे कहलाते हैं। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी से हम क्या समझते हैं? तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तुगलक डायनेस्टी से हम क्या समझते हैं और ये कौन लोग? तुगलक डायनेस्टी का दौर शुरू होता है गयाजुद्दीन तुगलक, ये सन 1320 से इनका दौर शुरू होता है, दौर हुकूमत, और 1325 5 ईयर का दौर रहता है इनका दौर हुकूमत। मोहम्मद बिन तुगलक का जो दौर है, जो पीरियड है, जो टाइम है, 1325 से 1351 है, और ये मोहम्मद शाह सेकंड भी कहलाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को मोहम्मद शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद इब्ने मोहम्मद सन 1351 मार्च में इनका दौर शुरू होता है, और ये उसी साल इनका दौर हुकूमत खत्म भी हो जाता है। तो इसलिए इनका जो टाइम है दूसरे साल के साथ में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अब आता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक कौन है? फिरोज शाह तुगलक का जो दौर है वो 1351 से 1388 तक रहता है, और ये कजिन है मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक के यही कि चचाजाद या तायाजाद भाई हैं फिरोज शाह तुगलक, और इनका दौर हुकूमत है 1351 से 1388, 1388। गियासुद्दीन तुगलक सेकंड का जो दौर शुरू होता है 1388 से 1389, तकरीबन एक साल रहता है। अबू बकर शाह का दौर 1389 से 1390 रहता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड का दौर 1390 से 1393 है। इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम देख पाते हैं का जो दौर है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड 1390 से 1393, लेकिन अलाउद्दीन सिकंदर शाह का दौर है 1393। मोहम्मद नासिरुद्दीन 1393 से 1394, तकरीबन एक साल का इनका पीरियड है, और इनको सुल्तान मोहम्मद सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। नासिरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक, नासिरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक का जो दौर है 1394 से 1399, तकरीबन 5 साल का दौर है। ये फिरोज शाह तुगलक के ये ग्रैंडसन है, और ये कैरेक्टर इतनी जल्दी फौरन याद नहीं हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसका कि इसको याद करने का और तरीका क्या होगा, बेहतर से बेहतर तरीका, वो चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप MCQs का पार्ट देखेंगे। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो दौर है 1399 से 1412 है। मोहम्मद नासिरुद्दीन के बेटे हैं। सैयद डायनेस्टी शुरू हो जाती है। फिर खजर खान का जो दौर है 1414 से 1421 है। मुबारक शाह का दौर 1421 से 1433 तक है। मोहम्मद शाह का दौर 1434 से 1445 है, और आरम शाह का जो दौर है 1445 से 1451 है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये मुगल एम्पायर के बारे में बात शुरू होगी, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में हमें जो पता चला कि ये जो दौर है स्लेव डायनेस्टी, हम जिसे कह रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, तो ये दौर कब से कब तक रहा है, मेन जो यहाँ पे टाइम है ईयर का वो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ को समझना है कि स्लेव डायनेस्टी जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्टिंग है, बल्कि मोहम्मद वारी का नाम लूंगा मैं, कि ये जो दौर है 1206 से 1526 तक का दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनका जो शुरुआत का जो दौर था वो 1206 से 1290 तक खत्म हो जाता है। 1206 से 1290, तकरीबन 84 साल, 84 ईयर के बाद एक नई पीढ़ी आ जाती है, नए लोग आ जाते हैं हुकूमत में, और वहाँ डायनेस्टी का नाम चेंज हो जाता है। डायनेस्टी का नाम, स्लेव डायनेस्टी का जो नाम है सिर्फ 1206 से 1290 तक ही है। इसके बाद फिर डायनेस्टी चेंज होती जाती है और जनरेशन भी चेंज होती जाती है। यहाँ देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 1206 से 1210 का जो दौर है वो ये दौर हुकूमत है कि इनका जो दौर हुकूमत में अगर हम टाइम देखें तो 4-5 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं है। अब यहाँ पे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम अगर देखें तो कैपिटल के बारे में बात हो रही है। कैपिटल राजधानी को कहते हैं जहाँ से हुकूमत की जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर, दिल्ली के मुकाबले में, और लाहौर देन दिल्ली, बाद में दिल्ली हुई थी, लेकिन पहले लाहौर थी। इसको हम लख बख्श के नाम से भी जानते हैं, और लख बख्श का मतलब होता है गिवर ऑफ लाख, यानी कि लाखों देना वाला, लख बख्श। लेट द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इन्होंने जो कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन रखी है, मतलब कुतुब मीनार बनाने का जो रीजन था वो क्या था, वो ये था कि इन्होंने फाउंडेशन जो रखी कुतुब मीनार की वो किसके नाम से रखी, एक मशहूर सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अगर कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन रखा गया है तो वो किसके नाम से रखा गया है, अगर ये सवाल आता है तो आप बता सकते हैं कि एक मशहूर
एक सूफी हैं जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, डेथ के बारे में बात हो रही है कि इनकी डेथ कब हुई है। तो डाइड एट लाहौर, लाहौर में इनकी डेथ हुई है। चौगान यानी कि एक पोलो गेम है, खेलते खेलते वक्त एक गेम खेल रहे थे जिसे हम पोलो कहते हैं, और पोलो का गेम खेलते वक्त एक हादसा होता है जिससे इनकी मौत हो जाती है। बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क, सबसे पहली मस्जिद बनवाई भारत के अंदर कुव्वतुल इस्लाम के नाम से। ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तब भी आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद बनाई कुव्वतुल इस्लाम के नाम से, जो कि दिल्ली में है। एंड आधा ही दिन का झोंपड़ा, और ये अजमेर में इन्होंने बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आधे दिन का झोंपड़ा या आधा ही दिन का झोंपड़ा। इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इल्तुतमिश का यहाँ पे नाम इसलिए और आता है क्योंकि सन इन लॉ है कुतुबुद्दीन ऐबक के, और ये एक खास किरदार है इस रियासत में, इस हुकूमत में, जिसको हम गुलामों की हुकूमत कह सकते हैं, गुलामान हुकूमत कह सकते हैं, स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर इल्तुतमिश का जो दौर है बेहद इंपॉर्टेंट है। ही फॉर्म तुर्कान चहलगनी और चालीसा, अ ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल टर्किश नॉवेल्स। तो इन्होंने एक तुर्कान चहलगनी बनाई, या हम इसे चालीसा कह सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं एक ग्रुप है 40 लोगों का जो कि पावरफुल टर्किश नॉवेल्स हैं जिनको इनामों से नवाजा गया होगा। उन 40 लोगों से इन्होंने ग्रुप बनाया, का बनाने का भी एक रीजन था। डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इख्तास, और इन्होंने इल्तुतमिश ने अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया इख्तास में। एन असाइनमेंट ऑफ लैंड इन लिव ऑफ सैलरी, और जहां पर कोई एक ग्रुप इनका ऐसा भी था जो जमीनों का काम देखता था, इनको सैलरी दी जाती थी, विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज ऑफिसर, और इसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। जैसे कि आज हम देखते हैं हमारी जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, अगर हम हुकूमत को देखें, कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं हर फील्ड के अंदर। तो उस टाइम पर भी यही सारी चीज़ें थी कि काम को अगर हमें करना है या हुकूमत में रहना है तो हमें उसके लिए कुछ डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर टाका एंड द कॉपर जितल कॉइन्स ऑफ द सल्तनत टू बेसिक। ये क्वेश्चन आ जाता है खासतौर से, आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलाए वो कौन से थे, किस टाइप के थे। तो कॉपर जित्तल के नाम से जाने जाते हैं, कॉपर जित्तल और सिल्वर टाका। सिल्वर टाका और कॉपर जित्तल जो सिक्के हैं ये किसके चलाए हुए हैं, इल्तुतमिश के चलाए हुए हैं। ये बात याद रखनी है। ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार, और इल्तुतमिश ही एक ऐसा बादशाह है जिसने कुतुब मीनार का काम को भी कंप्लीट कराया, क्योंकि शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी कुतुब मीनार की, लेकिन कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं हो पाई थी उनकी जिंदगी में। तो बाकी का जो कुछ पार्ट रह गया था वो किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ ने, यानी कि दामाद ने। उसका नाम है इल्तुतमिश। ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का काम कंप्लीट कराया इल्तुतमिश। ये बात हमें याद रखनी। अब देखिए रजिया का नाम जब आता है तो इसको याद रखना है कि रजिया सुल्तान एक इम्पॉर्टेंट किरदार क्यों है। तो रजिया सुल्तान बेटी हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की नवासी हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि फादर की, तो इनके फादर हैं इल्तुतमिश। तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी हैं। सन 1236 से सन 1240 तक का इनका दौर है, और इनको जो डेथ होती है वो डेथ भी इस वजह से होती है, इनका सगा जो भाई होता है रियल ब्रदर वो इनको मरवा देता है। कि इनके जो हस्बैंड होता है रजिया सुल्ताना का हस्बैंड का जो नाम है उनका नाम था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया से इनकी शादी हुई थी। अल्तुनिया आप देख सकते हैं हस्बैंड थे, और इनके ही भाई अपने मतलब बहन को और अपने बहन के हस्बैंड को मरवा देते हैं सिर्फ हुकूमत के लालच में। She disregarded पर्दा, began to adorn male attire and rode out in public on horseback। तो ये हिंदुस्तान की पहली महिलाएं जिन्होंने हुकूमत की है हिंदुस्तान पर। अगर औरतों में अगर सबसे पहले नाम आता है हुकूमत करने वालों में तो रजिया सुल्तान का नाम आता है, और रजिया सुल्तान ने पर्दा नहीं किया, यही बात यहाँ पे बताई गई है। पब्लिक के बीच में ऐसी आती थी, हाथी पे बैठ के चला करती थी। शी प्रोमोटेड जलालुद्दीन याकूत एंड एबिसिनन एंड प्रोवोक्ड द टर्किश ऑफिसर। तो उन्होंने प्रमोट किया जलालुद्दीन याकूत को कि ये एक हमारे टर्किश ऑफिसर्स आते हैं, मतलब इनको समझें कि ये हमारी हुकूमत में काम कर रहे हैं। की बात द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मीडिएवल इंडिया। अगर हम देखें तो मीडिएवल इंडिया की ये पहली मुस्लिम खातून है जिन्होंने हुकूमत की है उत्तर भारत के अंदर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बलबन का नाम आता है, और बलबन का नाम जो आ रहा है वो यहाँ पर क्यों आ रहा है, कौन है। बलबन का दौर शुरू हो जाता है सन 1266 से 1287 तक, और हमें ये पता है अच्छे से
कि 1206 से 1290 तक ही इनका दौर है। गुलामों का हुकूमत जो है 1206 से 1290 तक है। इसे हम स्लेव डायनेस्टी करें। स्लेव डायनेस्टी का जो दौर है आपको नजर आ ही रहा है। He ordered the separation of military department from the finance department, दीवाने वजारत, and the former was placed under Ministry for Military Affairs, दीवाने आरिज। तो बलबन ये वो शख्स हैं जिन्होंने के आदेश पर मिलिट्री को सेपरेट कर दिया गया, मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया गया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गया जिसको आप दीवाने वजारत कह सकते हैं। और फॉर्मर और दूसरा जो है एंड द फॉर्मर वॉज प्लेस्ड अंडर मिनिस्ट्री, और दूसरा आ जाता है मिनिस्ट्री के अंडर में, मिलिट्री अफेयर्स को देखने वाला दीवाने आरिज। He declared the Sultan as the representative of God on earth. He impressed upon the people that the king was the deputy of God. नियाबत खुदाई। तो इन्होंने आदेश दिया या इन्होंने हुक्म दिया या डिक्लेयर कर दिया कि सुल्तान जो होता है ये खुदा का यानी गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कि चुना हुआ एक बंदा या चुना हुआ एक जिम्मेदार एक इंसान, जमीन पर, अर्थ पर, दुनिया में जो एक जिम्मेदार इंसान है खुदा का भेजा हुआ, वो रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि एक जिम्मेदार इंसान जो हुकूमत में है, जिम्मेदारियों को निभा रहा है। ही इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल, इसने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया, दैट द किंग वॉज द डिप्टी ऑफ द गॉड, कि राजा जो होता है वो डिप्टी ऑफ गॉड है, मतलब नियाबत खुदाई है। एंड द शेडो ऑफ गॉड, या फिर खुदा का साया, जिसको हम जिल्ले इलाही कह सकते हैं। जिल्ले इलाही का मतलब क्या है, शेडो ऑफ गॉड। इंट्रोड्यूस्ड सजदा, पेपाउस प्रैक्टिस, इसने ये भी डिक्लेयर किया बलबन ने कि अगर आप मेरे दरबार में आओगे तो आपको सिर झुकाना होगा। इन विच द पीपल वर्क टच द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड को टच करें, सजदा करें, मेरे आगे सिर झुकाएं। ये तमाम चीज़ें, जो तमाम अहकामात या हुक्म थे वो बलबन के थे। देयर हैड टू ग्रीट द सुल्तान, तो ये सुल्तान के आगे इन्हें सिर झुकाना होगा। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, अभी तो हम यही सब सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट शुरू होता है वो शुरू होता है मुगल पीरियड के लेकर। तो मुगल पीरियड के बारे में हमें इसलिए जानना जरूरी है, दिल्ली सल्तनत और ये तमाम सल्तनत की जो भी सल्तनत है उनको जब पढ़ लेते हैं तो हमारा फिर पार्ट शुरू हो जाता है मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी का अगर हम पार्ट देखें तो यहाँ पर मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड जो सवाल हैं वो इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, पहले मुगल डायनेस्टी पढ़ लेते हैं, तो जान डायनेस्टी और है वो कब से कब तक के। और यहाँ आप देखेंगे मुगल एम्पायर 1526 से शुरू होता है, 1526 1887 तक। 1857 का दौर, ये वो दौर है जब मेरठ से भारत के अंदर आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होती है। तो आज़ादी की लड़ाई की जो शुरुआत होती है वो मेरठ से होती है, और कब होती है, 1857 में। ये वही साल है जिस साल मुगलों की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और अंग्रेज़ यहाँ पे पावर में आ जाते हैं। तो 1857 से फिर 1947 तक देखें तो तकरीबन 90 ईयर का दौर गुजर जाता है अंग्रेज़ों के जुल्म से। अंग्रेज़ लोग इतना जुल्म करते हैं भारत के अंदर, ये तकरीबन 90 साल का दौर था। अब यहाँ देखेंगे बाबर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला मुगल बादशाह बाबर हैं, और ये 1526 से 1530 तक ही हुकूमत कर पाते हैं यहाँ पे। इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनको यहाँ दफनाया जाता है हिंदुस्तान में। फिर याद आता है किसी को कि बाबर ने कहा था कि मुझे अफगानिस्तान में ही दफनाया जाए, तो इनको फिर इनकी डेड बॉडी को निकाल के अफगानिस्तान वापस ले जाया जाता है। तो इनका जो मज़ार है वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में। वॉज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान। और अगर हम देखें तो चंगेज़ खान जो मंगोल देश के एक बादशाह थे, कि उनके नवासों में आते हैं, मतलब उनकी बेटी का बेटा, सगी बेटी का बेटा चंगेज़ खान की। और चंगेज़ खान एक ऐसा बादशाह है जिसने अपने नाम के आगे खान का इस्तेमाल किया। वहाँ जितने भी बादशाह होते थे मंगोल देश के अंदर, वहाँ पर अपने नाम के आगे खाकान वर्ड लगाते थे, खाकान। तो इन्होंने क्या किया, खाकान शब्द को खान कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इस तरह से ये खान शब्द यहाँ से चला है। इससे पहले ये खान शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। ये दुनिया के अंदर पहला इंसान है चंगेज़ खान जिसने खान वर्ड यूज किया है, और जिसके मीनिंग होते हैं ब्रेव यानी बहादुर। तो थिरू तैमूर एंड वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये बाबर जो है ये फाउंडर है मुगल एम्पायर के, आफ्टर हिज विक्टरीज एट द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की लड़ाई से इनकी शुरुआत होती है सन 1526 में, और ये जीत जाते हैं। एंड द बैटल ऑफ खानवा, खानवा की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ खानवा। और 1530 से 1540 के बीच में अगर हम देखें तो ये 10 साल का दौर है। व्हेन इंटरप्टेड बाय सूरी डायनेस्टी, तो यहाँ पे सूरी डायनेस्टी का दौर शुरू हो जाता है। बीच में से ये जो दौर था खत्म हो जाता था
तकरीबन 15 साल के लिए ये दौर ख़त्म हो जाता है। फिर हुमायूं जो है मतलब बाबर के जो बेटे हैं ये दोबारा से आते हैं हिंदुस्तान में और ये फिर से हमलावर होते हैं और यहाँ फिर से अपनी खोई हुई हुकूमत को पा लेते हैं। Being young and inexperienced led him to be regarded as a less effective ruler than शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के सामने ये एक इनएक्सपीरियंस मतलब इनको तजुर्बा नहीं था हुकूमत करने का और किस तरह से जंगें की जाती हैं, तो शेरशाह सूरी के सामने ये तजुर्बेकार इंसान नहीं थे, इसलिए ये यहाँ से हारने के बाद में भाग जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं हिंदुस्तान को। फिर शेरशाह सूरी का दौर शुरू होता है और शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद और ये शेरशाह सूरी वही शख्स है जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सबसे लंबी सड़क बनाई जिसका रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कह सकते हैं। तो लेट हिम टू बी रिगार्डेड एज अ लेस इफेक्टिव रूलर देन शेरशाह सूरी हु डिफीटेड हिम एंड एस्टैब्लिश्ड द सूरी डायनेस्टी। शेरशाह सूरी ने अपनी हुकूमत की शुरुआत की, इसका नाम था सूरी डायनेस्टी। ये मुगल पीरियड में ही यानी कि मुगल काल के अंदर ही बीच में सूरी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद ये पीरियड खत्म हो जाता है हुमायूं के लौटने के बाद में। तो हुमायूं बाबर के बेटे थे, बाबर के 4 बेटे हुए थे। उन 4 बेटों में से जो एक बेटा था हुमायूं वो यहाँ पे रह जाता है हिंदुस्तान, बाकी 3 बेटे अफगानिस्तान में रहते हैं। उनको हुकूमत के मामला से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन लोगों को कोई दिलचस्पी ना होने की वजह से भारत के अंदर वो लोग नहीं आए हुकूमत। हुमायूं ने कहा कि ठीक है यहाँ पर मुझे ही हुकूमत करनी है, लेकिन हुमायूं का यहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं था। तीनों भाई अगर होते तो शायद कुछ साथ देते। 1555 से लेकर 1556 अगर हम देखें फिर 1 साल का दौर, रिस्टोर्ड रूल was more unified and effective than the initial reign of 1530 to 1540। तो 1530 और 1540 का ये जो दौर है ये गैप हो जाता है। ही लेफ्ट द यूनिफाइड एम्पायर टू अकबर। इसके बाद ये होता है कि 1555 से 1556 जब ये यहाँ पे हुकूमत की दोबारा से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हुमायूं जब दोबारा लौट कर आते हैं तो शेरशाह सूरी तो मिलते नहीं, बल्कि शेरशाह सूरी का बेटा बैठा हुआ था हुकूमत में, फिर उससे उनकी जंग होती है। इसके बाद क्या होता है, इनकी अपनी खोई हुई हुकूमत को पा लेते हैं। फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर इनके बेटे अकबर बैठते हैं हुकूमत करने के लिए। मुगल शासनकाल के अंदर अकबर का एक नाम है बहुत ज़्यादा, हर कोई जानता है अकबर कौन है। अकबर वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट रूलर। तो अकबर तमाम बादशाहों में मुगल पीरियड में सबसे कम उम्र के बादशाह गुजरे हैं। बिकेम अ रूलर एट द एज ऑफ 13। तकरीबन 13 साल की उम्र में ये हुकूमत में बैठ जाते हैं। 1556 से 1605 तक का इनका दौर है और he and Bayram Khan defeated Hamu during the second battle of Panipat and later won famous victories। तो अकबर ने और बैरम खान ने मिलकर हेमू को हराया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में और बाद में ये इनकी बहुत बड़ी जीत बन जाती है, बहुत बड़ी कामयाबी बन जाती है। तो यहाँ मुगल पीरियड का जो काल है वो चल रहा है, इस चीज़ को हमें समझ। यहाँ पे कुछ खास मुगल पीरियड के बारे में, मुगल किंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो मुगल शासनकाल जो है वो 331 साल का है। 331 साल का दौर है ये, और ये दौर 17 किंग का दौर है। 17 राजा हुए हैं, 17 किंग या 17 बादशाह हुए हैं 331 सालों में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ड्यूरिंग द सिege ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड द सिege ऑफ रणथंबोर। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस कंस्ट्रक्शन मार्वल्स वाज द लाहौर फोर्ट। ही एबोलिश्ड जजिया टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिंदूज। तो यहाँ पर क्या है कि जो है अकबर के बारे में बात है तो वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर टैक्स लगाया जिसको जजिया के नाम से जाना जाता है, प्लस इन्होंने लाहौर में एक किला बनवाया। जहांगीर के बारे में बात करें तो सन 1605 से 1627 का दौर है। ओपन रिलेशन विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जहांगीर का ये दौर एक वो दौर है जिन्होंने रास्ते खोले अंग्रेजों का यहाँ पर मतलब वेलकम किया, यहाँ पर आने दिया कि ये लोग आएंगे और यहाँ पर इनसे एक रिश्ते बनेंगे मतलब कारोबार को लेकर। तो जहांगीर ने यहाँ पर क्या किया है, अंग्रेजों को यहाँ पर एक तरह से दावत दी है भारत के अंदर आने की। अब यहाँ पर अब बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां जो दौर है वो क्या है, शाहजहां का दौर ये है कि 1628 से 1658 का दौर। बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1592। शाहजहां का दौर 1628 से 1658 तक है। ये 5 जनवरी 1592 में पैदा हुए। अंडर हिम मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच्ड देयर जेनिथ। इनके ही दौर में मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर का जो तरक्की है वो पहुंची। ही कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल। और हम शाहजहां के बारे में बात करें तो शाहजहां एक ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। जैसे कि उन्होंने ताजमहल को बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई, रेड फोर्ट लाल किला बनवाया, और जहांगीर मेजोलियम और शालीमार गार्डन्स
जो लाहौर में है, डाइड इन द कैप्टिविटी ऑफ हिज सन औरंगजेब। अब यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है और जिम्मेदार कौन है, इनका बेटा औरंगजेब। तो यहाँ पर शाहजहां के जो बेटे हैं उनका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने इनको कैद करा दिया था, वो इसलिए क्योंकि ये सारा पैसा खर्च कर रहे थे, सारी दौलत खर्च कर रहे थे काम में। और औरंगजेब एक ऐसा बादशाह थे जिन्हें ये पसंद नहीं था कि अवाम का पैसा, पब्लिक का पैसा खर्च किया जाए बेवजह के कामों में। तो खैर, यहाँ पर हम औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। औरंगजेब या शाहजहां के बेटे हैं। औरंगजेब का जो दौर है 1658 से 1707 तक चलता है। ही ascended the throne on 31st July 858. He reinterpreted Islamic law and presented the Fatwa Alamgiri. तो ये जो दौर है इनका इस्लामिक दौर या इस्लामिक लॉ को लेकर आते हैं। यानी कि ये जो शाहजहां के बेटे हैं औरंगजेब, जिसका नाम 1758 से 1707 तक, ये जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो रूल कायम हो, वो कौन सा रूल कायम हो, इस्लामिक लॉ, फतवा आलमगीरी जिसको नाम दिया है। इसके बाद देखेंगे, ही कैप्चर्ड द डायमंड माइंस ऑफ द सुल्तानत ऑफ गोलकुंडा एंड स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ हिज लास्ट 27 years in the war with the Maratha rebels and extended the empire to its greatest extent. यहाँ पर इनको क्या मिलता है, यहाँ पे डायमंड की कुछ माइंस मिल जाती हैं सल्तनत ऑफ गोलकुंडा की। और इन्होंने एक बहुत बड़ा जो पार्ट है तकरीबन 27 सालों का, वो कहाँ पे खर्च किया है, वो खर्च किया है इन्होंने सिर्फ किस चीज़ के लिए, जंगों में, यानी युद्ध करने में। तो युद्ध करने में इनका एक दौर गुजरा है अच्छा खासा। अब देखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पर, बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह सेकंड। तो बहादुर शाह फर्स्ट यानी कि वो बादशाह है जो 1707 से 1712 तक का ये दौर रखते हैं अपना। लेकिन बहादुर शाह सेकंड की बारे में बात करेंगे तो बहादुर शाह सेकंड वो बादशाह हैं जो 1857 की जंग आज़ादी में हुकूमत को खो देते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट को मौज़म शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। 1707 से 1712 तक का दौर रखते हैं। ये दौर में क्या होता है, द एम्पायर वेंट टू स्टडी डिक्लाइन ड्यू टू द लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। तो इनकी जो लीडरशिप की क्वालिटी थी वो खराब होने की वजह से इनका जो हुकूमत था, हुकूमत पावर थी, वो जाती रही। अमंग हिज इमीडिएट सक्सेसर, तो इनकी बात की जितने भी सक्सेसर थे, मतलब जितने भी हुकूमत में आए, वो सब कमजोर बादशाह गुजरे हैं। ही रिलीज्ड शाहूजी सन ऑफ शंभूजी हु वाज द एल्डर सन ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी का जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था शंभूजी। शंभूजी के बेटे शाहूजी, इनको इन्होंने छोड़ा। के अलावा अगर हम बात करें कि सबसे लास्ट में जो आते हैं उनका नाम आता है बहादुर शाह सेकंड, फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड। बहादुर शाह सेकंड का जो दौर था वो हम अगली लेक्चर में। तो बहादुर शाह सेकंड ये वो बादशाह गुजरे 18 शासन काल था, वो खत्म हो जाता है। इनका नाम है बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। और ये 1857 में 1857 में इनका दौर हुकूमत खत्म हो जाता है। और बल्कि इनके जो दो बेटे थे वो भी अंग्रेज जो लोग थे, इंग्लिश पीपल, उनको भी खत्म कर देते हैं, बल्कि शहीद कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, कैसे सवाल होंगे, तो सवाल इस टाइप से होंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। MCQs वाला जो पार्ट होगा वो इस तरह आएगा, वेयर इज द ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी, बुरहानपुर में, या फिर मालवा में। तो ये चीज़ आपको बतानी होगी। अगर वहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे एंट्रेंस के एग्जाम के टाइम में, तो आप वहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे आंसर, वहाँ तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने टॉपिक को पढ़ रखा होगा, चैप्टर को अच्छे से समझ रखा होगा, और इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो यहाँ पर आपकी खुद की भी एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, किस तरह से हमें इसको टॉपिक को समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ओल्ड पेपर को किस तरह से समझना है, इससे पहले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन थे, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को आप समझ लेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप बता ही सकते हैं, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आगरा। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, आगरा इसका सही आंसर है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा सवाल है, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल बनवाया किसने था, सवाल है इसके, ताजमहल को बनवाया किसने था। अगर ये सवाल आता है तो आप कैसे इसका जवाब दे पाएंगे।
सवाल आ गया कि ताजमहल किसने बनवाया था। इसका जो सवाल का जवाब होगा वो क्या होगा, शाहजहां ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका जो जवाब है वो शाहजहां है। शाहजहां ने तो अब देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है ताजमहल के बारे में कि ताज वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, ताजमहल को किसकी याद में बनवाया गया था। फतेहपुरी महल के लिए, मुमताज महल के लिए, इज्जुन निसा के लिए या फिर कुत्सिया बेगम के लिए। तो इसका जो सही जवाब है मुमताज महल, ताजमहल की याद में ये ताजमहल बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि ताजमहल वॉज बिल्ट इन, ताजमहल बना है रेड स्टोन, रेड सैंडस्टोन में, व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल में या फिर ब्लैक मार्बल में या फिर व्हाइट मार्बल में। तो इसका जो सही आंसर हम देखेंगे, चार ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा हमारा वो एक ही आंसर ऑप्शन होगा कि है कि इसमें व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। व्हाइट मार्बल, क्योंकि व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल है, व्हाइट मार्बल से ताज को बनाया गया है। ताज वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन, ताजमहल को एक दुनिया के अंदर एक अजूबा माना गया है। और ये किस साल की बात है, ये चीज़ अगर हम समझें तो हमें ये बात याद रखनी होगी कि ताजमहल के बारे में कब ताजमहल को एक रुतबा मिला एक दुनिया के अंदर 7 अजूबों में से एक अजूबे का। उसका जवाब है ये जो हमारा ताज वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन, इसका जो जवाब होगा 1983 है, 1983 में तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया कि मतलब ये एक टूरिस्ट की साइट है, यहाँ पर घूमने के लिए जाया जा सकता है, तो विजिट करने जाया जा सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे इनमें से कब मनाया जाता है, अगर सवाल आ जाता है तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, ये सवाल है इसका। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब मनाते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को, हर साल 18 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि वो कौन सी नदी का किनारा है जहाँ पर ये ताजमहल बना हुआ है, लोकेटेड है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यमुना नदी। यमुना नदी के पास ये ताजमहल बना हुआ है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्यूटीफुल कैलीग्राफी वर्क, द ब्यूटीफुल कैलीग्राफी वर्क ऑफ द ताज वॉज डन बाय। तो ये जो नक्काशी का काम हुआ है, बहुत खूबसूरत सी नक्काशी का जो काम है ताजमहल में, वो किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ताजमहल के अंदर जो नक्काशी का काम है वो किसके द्वारा हुआ है। तो इसका सही जवाब है अब्दुल हक, क्या नाम है, अब्दुल हक। के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, वेयर वॉज मुमताज ब्यूरिड, मुमताज जो शाहजहां की पत्नी थी उनको आगरा शिफ्ट किया गया। वेयर वॉज मुमताज ब्यूरिड, यही दफन के लिए, दफनाने के लिए, बिफोर बीइंग शिफ्टेड टू आगरा, यानी कि आगरा में शिफ्ट करने से पहले पहले कहाँ दफनाया था, बुरहानपुर में, जौनपुर में, मालवा में या फिर मुल्तान में। नहीं, आगरा में शिफ्ट करने से पहले मुमताज को कहाँ पर दफनाया गया था, ये सवाल है। इसका जवाब है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में इनको दफनाया गया था, उसके बाद में इनको आगरा लाया गया। अब ये क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन, व्हेन वाज द ताज डिक्लेयर वन ऑफ द वर्ल्ड सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ सवाल अब आता है कि 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल, ये ताजमहल को डिक्लेयर किया गया था इनमें से किस साल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2007 की बात है ये। 2007 में तो ताजमहल को डिक्लेयर किया गया है कि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि 7 अजूबों में से एक अजूबा है। खैर आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में आपके लिए एमसीक्यूज का पार्ट लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।